ठीक है, आज अपन इंडियन जियोग्राफी के बारे में अध्ययन करेंगे, भारत का भूगोल। ठीक है, तो भारत भूगोल में पहला टॉपिक है आपका भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो अवस्थिति एवं विस्तार से संबंधित कुछ चीज़ें समझेंगे जो कि आपके एसएससी जीडी के लिए और आने वाले एग्जाम में पटवारी के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, तो भारतीय भूगोल के कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं पहले आपको लिखकर बता देता हूं, तो आप उन्हें नोट कर लें और इसके बाद अपन पहले चैप्टर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कुछ उसकी बेसिक अवधारणाएं हैं इंडियन जियोग्राफी की, उसे भी अपन समझ लेंगे। इंडियन जियोग्राफी चैप्टर फर्स्ट है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, चलिए यहीं पे थोड़ा सा डिस्कस कर लें क्योंकि ये बेसिक है। अगर अपन को अच्छे स्तर पे या फिर बड़े लेवल पे इसे अगर समझना चाहें भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, तो ये कुल मिला के जियोग्राफी का पहला चैप्टर नहीं, एक प्रकार से बेस है ये जियोग्राफी का। ठीक है, तो इसे थोड़ा सा समझ लेते हैं, आगे के चैप्टर्स बाद में अपन नोट कर लेंगे। तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में सबसे बड़ी चीज है कि यह जानना कि भारत देश पूरे की पूरे पृथ्वी में कहां पर स्थित है। ठीक है, तो अगर अपन पृथ्वी पे जाते हैं तो जो हमारा ग्लोब है, ग्लोब के बारे में जैसे अपन जानते हैं, पहली चीज तो देखो ग्लोब जो होता है ना, तो ग्लोब की आकृति या फिर पृथ्वी कैसी है इस चीज को थोड़ा सा समझ लीजिए। पृथ्वी कैसी है या फिर ग्लोब कैसा होता है, तो एक प्रकार से ये गोलाकार आकृति है। अगर आपसे जैसे सवाल पूछे कि पृथ्वी कैसी है, तो पृथ्वी आपके पास दो ऑप्शन हो सकते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे नहीं समझ पाए तो आप वृत्त भी बोल सकते हो या फिर गोला भी बोल सकते हो। अरे बात समझ में, तो जैसे हमारे पास ग्लोब है, ये ग्लोब जैसे कि आपने देखा होगा, ये ग्लोब में अगर देखें तो देखिए ग्लोब जो आपके पास होता है ये इस प्रकार से बना होता है। तो यहां पर आपको देखने में तो चलो ठीक है, महसूस कर लोगे या फिर टच कर लोगे, जैसा कुछ भी होगा। थोड़ा सा इसका जो कैरेक्टर्स है या फिर इसमें किस प्रकार से चीजें डिफर्स करती हैं, तो थोड़ा सा देख लीजिए। एक होता है गोला, एक होता है वृत्त। ठीक है, तो पहले अपन समझ लेते हैं कि पृथ्वी गोला का एग्जांपल है कि वृत्त का एग्जांपल है। ठीक है, तो जो गोला होता है, जो वृत्त होता है, क्या है दोनों में डिफरेंस? तो जो वृत्त होगा, वृत्त को अगर इंग्लिश में जाए तो वृत्त को सर्कल बोलते हैं और गोला को क्या बोलते हैं? स्फीयर। ठीक है, अगर मन में ऐसा लग रहा है कि वृत्त हो सकता है या फिर गोला हो सकता है तो इसे थोड़ा सा क्लियर समझ लीजिए। तो गोला होगा तो स्फीयर लिखा होगा, वृत्त होगा तो सर्कल होगा। मतलब जो स्फीयर होती है, स्फीयर जो होता है तो इसकी डायमेंशन 3 होती है, इसे बोलते हैं 3 डायमेंशन। ठीक है, और इसे बोलते हैं 2 डायमेंशन। 3 डायमेंशन का मतलब होता है इसमें लेंथ भी होगी, विड्थ भी होगी और हाइट भी होगी। और 2 डायमेंशन का मतलब होता है इसमें लेंथ होगी और ब्रेड्थ होगी, केवल 2 दिशाएं होगी, लंबाई होगी और चौड़ाई होगी। लेकिन यहां पर लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। अगर इसका एग्जाम्पल की बात करें तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे मान लीजिए ऊन का गोला। ऊन का गोला, तो पृथ्वी ऊन के गोला की तरह हो सकती है, लेकिन इसका अगर एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल होगा जैसे मान लीजिए चूड़ी। ठीक है, क्योंकि जो गोला होता है तो गोले का क्या निकालते हैं अपन? आयतन। आयतन का मतलब जानते हो? आयतन उसी का निकलता है, जब अपन आयतन निकालते थे तो वहां पे एक चीज आपने गौर किया होगा, आयतन में हमेशा क्यूब चढ़ा रहता है। आयतन में क्यूब रहता है और मीटर में यहां पर अगर देखें क्षेत्रफल, यहां पर क्षेत्रफल निकलता है तो क्षेत्रफल में क्या होता है? स्क्वायर चढ़ा होता है। अगर मान लीजिए किसी एरिया का आपको क्षेत्रफल निकालना है तो जैसे मान लीजिए यहां पर 5 लिखा, यहां पर 10 लिखा। ठीक है, यहां सेंटीमीटर
सेंटीमीटर। तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो यहां पर cm स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर इसका आयतन निकालना है तो पहली चीज तो आप समझ लो, आयतन निकलता किसका है? आयतन केवल उन्हीं वस्तुओं का निकल सकता है जिसके अंदर कोई चीज डाली जा सके, मतलब जिसमें किसी भी चीज को रखने की क्षमता हो, कोई भी चीज उसके अंदर आ सके, उसे उसमें निकलते हैं। जैसे गोला होगा ना, तो गोला ऐसे होगा, चारों तरफ होगा, मतलब ऊपर से ढक्कन खोल के उसके अंदर कोई चीज रखी जा सकती है, कोई चीज डाली जा सकती है, उसका क्या निकलता है बेटा? आयतन। क्षेत्रफल किसका निकलता है? क्षेत्रफल केवल और केवल उसका निकलेगा जिसके पास जो एक सरफेस में होगा। जैसे मान लीजिए बोर्ड किसका एग्जाम्पल है? 3D का कि 2D का? ये 2D का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसके पास लंबाई है और चौड़ाई है, बस इसके पास ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई को अपन इग्नोर कर दें तो केवल लंबाई और चौड़ाई है। तो जहां पर केवल लेंथ हो और ब्रेड्थ हो, उसका क्या निकलता है? क्षेत्रफल। और जहां पर लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों हो, उसका क्या निकलता है? आयतन। तो गोले का क्या निकलेगा? आयतन। और वृत्त का क्या निकलेगा? क्षेत्रफल। वृत्त का एग्जाम्पल अगर बनाएंगे तो वृत्त का एग्जाम्पल ऐसे बनेगा, ये केवल वृत्त है बेटा। लेकिन अगर गोले का एग्जाम्पल बनाना है तो गोले का एग्जाम्पल कैसे बनेगा? ऐसे बनाने के बाद ऐसे ऐसे आपको लाइंस करना होगा। इसका मतलब ये होगा कि इसमें उभार है, समझ पा रहे हो? इसमें उभार है, ये ऐसे चारों तरफ बना हुआ है। इसको बनाने के लिए अंतरिक्ष की आवश्यकता पड़ेगी, एक स्पेस की जरूरत पड़ेगी। यहां पर 3 डायमेंशन कैसे होते हैं? ये 3 डायमेंशन होंगे, लेंथ होगी, ब्रेड्थ होगी, हाइट होगी, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। यहां पर कैसा होगा? केवल एक्स एक्सिस होगी और केवल वाई एक्सिस होगी। दो बीमाएं होती हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो यहां पर बन जाएगा वृत्त और यहां पर बनेगा गोला। गोला बनेगा तो तीनों एक्सिस में जाएगा, लेंथ में भी जाएगा, ब्रेड्थ में भी जाएगा, हाइट में भी जाएगा। कैसे? आप और अच्छे से समझ लीजिए। एक पेन दीजिए हमको, एक और दीजिए। हाँ, ये देखिए, अगर देखो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, तो इसे प्लेन में बनाया जा सकता है। तो हमने बना दिया एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यहां पर हमने ड्रॉ कर दिया, तो ये बन गया हमारा सर्कल। लेकिन अगर अपन को गोला ड्रॉ करना है तो उसके लिए 3 बीमाओं की जरूरत पड़ेगी, एक्स, वाई, जेड। जो तीसरा जेड अपन ऐसे बना देते हैं, ये लाइन भी 90 डिग्री पे ही होती है, ये ऐसे होती है बेटा, सामने की तरफ। ये है सामने की तरफ, ये चलो ऐसे कर ले, ये है ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ऐसे कहलाती हैं। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये जो तीसरी बना देते हैं नीचे साइड, इसका मतलब ये है, मतलब यहां पर गोला बनेगा। गोला के लिए तीनों रेखाओं की जरूरत होगी कि नहीं? खुद सोच लीजिए, क्या 2 में गोला आ सकता है क्या? ऐसे करके आएगा तो, लेकिन उसमें उभार तो होगा ना, तो कुछ आगे की तरफ भी जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस भी चाहिए, वाई एक्सिस भी चाहिए, जेड एक्सिस भी चाहिए। तो 3D हुआ ना। तो पृथ्वी किसका एग्जाम्पल है? गोला की वृत्त? पृथ्वी किसका एग्जाम्पल है? गोला। अभी क्लियर ना? पृथ्वी किसका एग्जाम्पल है? गोला। पृथ्वी वृत्ताकार नहीं है, पृथ्वी कैसी है? गोलाकार है। एक चीज क्लियर हो गई। अच्छा, और एक बेहतरीन सा एग्जाम्पल बताता हूं। अगर आप गोला को काटें या फिर वृत्त को काटें तो आपको कैसा लगेगा? चलिए देखते हैं। अगर आप गोला को काटते हैं, अगर आप गोला को काटते हैं तो आपको ऐसा दिखेगा, बताइएगा हाँ कि नहीं। अगर आप गोला को काटेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा, और अगर वृत्त को काटेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। बोलो हाँ, है कि नहीं? अगर आप एक चूड़ी को बीच से काट दो तो आपको ऐसा दिखेगा, लेकिन अगर बॉल को आप काटो तो ऐसा होगा कि नहीं? एक कटोरी टाइप में बन जाएगा। अंतर समझ में आ रहा है गोला में और वृत्त में? ठीक है। तो गोले का क्या निकलता है बेटा? क्षेत्रफल। सॉरी, आयतन। आपने 10वीं 12वीं में पढ़ा होगा, तो अगर आपने गोला पढ़ा है तो वहां पर गोले का क्या निकालते थे? आयतन। और वृत्त का क्या निकालते हैं बेटा? क्षेत्रफल। कभी आपने ऐसा नहीं पढ़ा, वृत्त का आयतन बताइए? वृत्त के आयतन का फार्मूला पूरे मैथमेटिक्स में आपको नहीं मिलेगा। ये चीज समझ, हालांकि उस समय आपको नहीं समझ में आया होगा ना, किसी ने बताया होगा, लेकिन अभी क्लियर है कि नहीं? अगर कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है कि वृत्त का आयतन निकालिए तो आप क्या कहेंगे? सर नहीं निकलता, वृत्त का आयतन तो नहीं निकल सकता, क्योंकि उसकी धारिता जानते हो? धारिता, कैपेसिटी, धारण करने की क्षमता। देखो, जैसे मान लीजिए ये बॉटल है, बॉटल में कितना पानी कंटेन करता है कैसे पता चलता है? उसके आयतन से। अगर अपन इसका आयतन निकाल ले तो पता चल जाएगा कि इतनी धारिता है इसकी, इतना पानी इसमें कंटेन हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो इसका क्या निकल जाएगा? अपना आयतन।
आ रही बात समझ में? क्षेत्रफल का मतलब होता है केवल लंबाई और चौड़ाई बस, तो उस सरफेस में होता है, उसमें ऊंचाई आप इग्नोर करना पड़ेगा। कोई भी दो बीमाएं होंगी, या तो लंबाई चौड़ाई होगी या फिर लंबाई ऊंचाई होगी। आ रही बात समझ में? लेकिन क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सभी होंगी। अभी ठीक है? आयतन में तो पृथ्वी किसका एग्जाम्पल हो गया? गोला का। और पृथ्वी में क्या है? आयतन है, मतलब उसमें बहुत सारी चीजें अंदर हैं, कंटेन करती हैं। आ रही बात समझ में? इसीलिए ना पृथ्वी को काट करके उसके अंदर की चीजें देखते हैं कि अंदर कितने लेयर्स हैं, एक लेयर, दो लेयर, तो अपन बताते हैं कि सबसे अंदर कोड है, प्रवार है, फिर भूपर पट्टी है, ऐसे बताते हैं ना, तो तभी तो अपन को लेयर्स पता चलती हैं। आ रही बात समझ में? ठीक है, तो एक चीज हमको क्लियर हो गई कि पृथ्वी किसका एग्जाम्पल है? गोला का। चलिए इसे नोट करना है, जल्दी कर लीजिए। ये भी बना लीजिएगा, ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस बनेगा, यहां पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बस बनेगा। और डायग्राम भी बना लीजिएगा, तो फुल डायग्राम बनाइएगा, तो फुल डायग्राम में ये बन जाएगा। ये किसका डायग्राम है बेटा? ये किसका डायग्राम है? वृत्त का। और ये किसका है? गोला का। और काट भी लीजिएगा, ये किसका है बेटा? इसे क्या बोलेंगे? वृत्त नहीं, अर्धवृत्त। क्या बोलेंगे? अर्धवृत्त। और इसे क्या बोलेंगे? अर्धगोला। क्या बोले? अर्धगोला को और क्या बोलते हैं? अर्धगोला ही बोलते हैं। कुछ बोलते हैं क्या? पक्का? इंग्लिश में बोलते हैं सेमी स्फीयर, सेमी सर्कल, सेमी स्फीयर। ठीक है, चलिए जल्दी करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो सही रहेगा। चलिए अब देखिएगा, किसी भी देश की स्थिति देखने के लिए कि पृथ्वी में कोई भी देश कहां पर है, जैसे कि अपन ने नाम लिया चैप्टर का कि भारत की अवस्थिति एवं विस्तार, तो फॉर एग्जांपल अपन भारत के बारे में अध्ययन करने वाले हैं, तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। अगर मान लीजिए नेपाल का अध्ययन करते तो नेपाल की अवस्थिति एवं विस्तार, अमेरिका का अध्ययन करेंगे तो अमेरिका की अवस्थिति एवं विस्तार। तो मतलब पूरी की पूरा का पूरा ये जो ग्लोब बना हुआ है, पूरी की पूरी जो पृथ्वी है हमारी, उस पर कोई भी देश कहां है, इसका अध्ययन करने के लिए हम बोल देते हैं अवस्थिति एवं विस्तार। मतलब वह देश उस पृथ्वी पर कहां पे स्थित है। ठीक है, किसी भी देश के बारे में अध्ययन करने के लिए पृथ्वी पर कुछ काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं, जिससे हम उस देश की अवस्थिति एवं विस्तार का अध्ययन कर सकते हैं। तबियत ठीक है बेटा? पक्का? ठीक है, तो किसी भी देश के बारे में अध्ययन करने के लिए, उसके बारे में जानने के लिए कि वह पृथ्वी पर कहां पर स्थित है, उसके लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं बनाई गई हैं। इमेजिनरी लाइन्स आर ड्रॉन ऑन द अर्थ टू नो अबाउट दैट कंट्री। ठीक है, किसी भी देश की स्थिति के बारे में जानने के लिए कुछ काल्पनिक रेखाएं पृथ्वी पर खींची गई हैं, जिन्हें अक्षांश या देशांतर रेखाएं कहते हैं। उसकी मदद से अपन किसी भी देश की अवस्थिति एवं विस्तार के बारे में पता कर सकते हैं। वह कैसी काल्पनिक रेखाएं हैं? इमेजिनरी लाइन से। आइए देखते हैं। तो एक साइड लिख लेते हैं अक्षांश, और दूसरी साइड लिख लेते हैं देशांतर। चलिए, अक्षांश और देशांतर जो चीजें जरूरी हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अगर अक्षांश की बात करते हैं अपन और देशांतर की बात करते हैं, तो जो अक्षांश रेखाएं हैं
जो अक्षांश रेखाएं हैं पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव, पृथ्वी पर अक्षांश रेखाएं जो हैं वो आड़ी रेखाएं हैं। मैं नीचे लिख देता हूं, यह पहली चीज तो एक क्लियर है कि दोनों ही काल्पनिक रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं आड़ी रेखाएं होती हैं। अक्षांश रेखाएं कैसी रेखाएं होती हैं? आड़ी रेखाएं। आड़ी का मतलब समझ रहे हो? पैरेलल, ठीक है, आड़ी रेखाएं होंगी। देशांतर रेखाएं कैसी होंगी? खड़ी रेखाएं होती हैं। ठीक है, यह समांतर रेखाएं हैं, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। यह अब अपन समझ रहे हैं, ठीक है, असमान लंबाई की है। यह समान लंबाई की है। अच्छा देखिए यहां पर समझिएगा, सभी समान लंबाई की हैं तो बड़ी या छोटी की चर्चा नहीं होगी, बोलो हाँ, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला असमान लंबाई की है तो असमान लंबाई की है तो बड़ी और छोटी की चर्चा तो बनती है, ठीक है। तो इस पर ये मोस्ट लाइन ये निकल करके आती है कि सबसे बड़ी भी होगी सबसे छोटी भी होगी, तो सबसे बड़ी अक्षांश, क्लियर है, सबसे छोटी अक्षांश। तो सबसे बड़ी अक्षांश कौन सी होती है? जो पृथ्वी के मध्य से जाएगी उसे बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, ठीक है। और जो सबसे छोटी होगी, तो सबसे छोटी रेखा जो होती है वो 90 डिग्री उत्तरी या फिर दक्षिणी ध्रुव पर होती है। 90 डिग्री उत्तरी या फिर दक्षिणी ध्रुव, मैं अभी सभी बता रहा हूं, ठीक है। जो समान लंबाई की है उसमें तो चलो ठीक है, उसमें तो अपन को उसकी दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। यह उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी, भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी तथा ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं। भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी पर होती हैं तथा ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं। चलो ये पॉइंट्स थोड़ा सा समझ लीजिए, काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। आइए देखते हैं, संख्या लिख लीजिए। इनकी संख्या 180 + 1 है। इनकी संख्या 360 है। 180 + 1 का अगर समझें तो 90 उत्तरी अक्षांश, 90 दक्षिणी अक्षांश और एक विषुवत रेखा, या तो इसी को क्या बोलते हैं? भूमध्य रेखा, ठीक है। यहां पर जो 360 होती हैं वो 360 एक एक डिग्री पर, प्रत्येक 1 डिग्री पर एक रेखा होती है, ठीक है। इसमें 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 4 मिनट के, ठीक है। अक्षांश रेखाओं का काम क्या है?
अक्षांश रेखाओं का काम क्या है, तो इसे भी थोड़ा सा समझ लें। मैं यहीं पे बता देता हूं, फिर अलग से डायग्राम बनाता हूं, ठीक है। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, अक्षांश रेखाओं का काम क्या है और देशांतर रेखाओं का काम क्या है। अक्षांश रेखाओं का काम क्या है समझिएगा, यह किसी देश की स्थिति बतलाती हैं या फिर बताती हैं, किसी देश की स्थिति या फिर विस्तार बताती हैं। पहला चैप्टर है ना अवस्थिति एवं विस्तार, तो ये क्या करेंगी, अवस्थिति एवं विस्तार बताती है। तो देशांतर रेखा का काम क्या है, यह भी क्या करेंगी, अवस्थिति एवं विस्तार बताएंगी। चलिए, हमको ये समझ में आया कि चाहे अक्षांश रेखा हो चाहे देशांतर रेखा हो, पहला काम दोनों का क्या है, अवस्थिति एवं विस्तार बताना। ये चीज श्योर हो गई कि भैया किसी भी देश की स्थिति बताएंगी, विस्तार बताएंगी कि इतनी इतनी दूरी तक ये देश फैला हुआ है, ठीक है। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट काम क्या है, तो दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट काम, इसके बारे में भी समझ लें और इसके बारे में भी समझ लें। दूसरा मोस्ट इंपोर्टेंट काम है कि जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाएं हैं वह मौसम भी बताती हैं, जलवायु का निर्धारण करती हैं। जलवायु निर्धारण करती हैं, कहा कि जलवायु कैसी है, जलवायु का निर्धारण भी करती हैं। और जो देशांतर रेखाएं हैं यह समय बताती हैं, ठीक है, समय का निर्धारण करती है, समय का निर्धारण करती है, ठीक है। जलवायु का निर्धारण और समय का निर्धारण, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज हो गई। चलिए अब इन पॉइंट्स को समझिएगा, ठीक है। कहां तक दिख रहा है, ठीक है। चलिए अब एक तरफ से समझिए। अपन पहले अक्षांश समझ रहे हैं, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश कहां पर जाती है, देखिएगा ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा को क्या कह सकते हैं बेटा, बोलिएगा, भूमध्य रेखा। इसी को क्या कह सकते हैं बेटा, विषुवत रेखा। इसी को क्या कह सकते हैं, इक्वेटर। भूमध्य रेखा कह सकते हैं, विषुवत रेखा कह सकते हैं, इक्वेटर कह सकते हैं। 0 डिग्री अक्षांश रेखा मतलब कि ऐसे चारों तरफ से ऐसे घूमा हुआ है, ऐसे करके ये रेखा जा रही है, घूम करके इधर से लेकर इधर तक आ गई, बीचों बीच, तो ये क्या कहलाएगी, 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अभी ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश रेखा समझ पाए, क्लियर समझ पाए हो ना। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है, एज्यूम करो ये बॉल है, इस बॉल में बिल्कुल बीचों बीच से यहां से चालू हुई, यहां से घूम करके, यहां से घूम करके ऐसे आ गई, 0 डिग्री अक्षांश रेखा होगी 0 डिग्री अक्षांश रेखा, क्लियर, ठीक है। तो ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा हो गई, ठीक है। अब इस 0 डिग्री अक्षांश रेखा से ऊपर साइड जो भी होंगी, नीचे साइड जो होगी, तो जितनी भी ऊपर होगी, ऊपर कितनी होगी काजल, कितनी होंगी ऊपर, 90, नीचे कितनी होंगी, 90, ठीक है। तो क्या बोलेंगे इनको, ऊपर वाली को क्या बोलेंगे, 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 2 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 3 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। डिग्री कैसे निकालते हैं इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे अपन ने प्रकार रखा, यहां पे जैसे अपन ने रख दिया, ठीक है। यहां से ये सेंटर है हमारा, सेंटर से देखो उसे जो चांदा जिसे बोलते हो प्रकार, उसमें दोनों साइड एंगल बने होते हैं। तो जैसे मान लीजिए 1 डिग्री पर ऐसे करके देखा, इधर साइड 1 डिग्री दिख रही है, इधर साइड भी देखो 1 डिग्री इधर भी दिख रही होगी, बड़े अच्छे से समझो बेटा।
अच्छे से समझिएगा, यहां से अगर 1 डिग्री यहां भी दिख रहा है, 1 डिग्री यहां भी दिख रहा है, तो पृथ्वी के केंद्र से विषुवत रेखा के बिंदु से मध्य से यहां से दोनों तरफ जो 1 डिग्री पर एंगल बना, बड़े अच्छे से समझो बेटा, दोनों तरफ जो 1 डिग्री पर एंगल बना, उस 1 डिग्री को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाएगी? 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। 1 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। समझ में आया? फिर से एक बार देखिएगा और थोड़ा सा बड़े में देखते हैं। 45 डिग्री को ये दोनों तरफ से 45 डिग्री को मिलाने वाली रेखा, ये देखो, ये 45 डिग्री इतना होगा बेटा, बोलिए हाँ, होगा 45 डिग्री इतना। एक साइड नहीं, दोनों साइड अपन देख लेंगे। गोलाकार है ना, गोलाकार है, अपने पास इतना सारा स्पेस है, तो बीच वाली रेखा से अपन को देखना है, तो जितना 45 डिग्री इधर देख रहे हैं, 45 डिग्री इधर भी देख लिए। अभी समझ में आ रहा है? तो दोनों तरफ 45 डिग्री करने के बाद ऐसे किया, ये 45 डिग्री, ये 45 डिग्री, इस 45 डिग्री को चारों तरफ से सर्कल बनेगा। जो चारों तरफ क्या बनेगा? सर्कल। अच्छा, गोले के ऊपर वृत्त खींचा जा सकता है, बोलिए हाँ, गोले के ऊपर वृत्त खींचा जा सकता है। सर्कल कैन बी ड्रॉन ऑन द स्फीयर। गोले के ऊपर वृत्त खींचा जा सकता है। मान लीजिए बॉल लिया, बॉल के ऊपर क्या लाइन नहीं खींची जा सकती? तो जो 45 डिग्री बनाती हुई जो लाइन यहां से यहां तक खींची जाएगी, यहां से लेकर यहां तक, समझ पा रहे हो? यहां से लेकर के वहां तक, उसे क्या बोलेंगे? 45 डिग्री उत्तरी अक्षांश। अभी क्लियर है? ठीक है, अभी क्लियर है बिल्कुल ना? 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 80 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, मतलब कि ऊपर जितनी भी रेखाएं खींची जाएंगी, उन रेखाओं को क्या बोलेंगे बेटा? उत्तरी अक्षांश। समझ में आया? पक्का ना? समझ में आया? ये रेखाएं क्या कहलाएंगी? उत्तरी अक्षांश। तो हमारे पास 90 उत्तरी अक्षांश है। ठीक है, इसी प्रकार से नीचे साइड जो रेखाएं खींची जाएंगी, उन्हें क्या बोलेंगे बेटा? दक्षिणी अक्षांश। दक्षिणी अक्षांश भी कितने हैं हमारे पास? 90 हैं। तो इधर साइड खींचे जाएंगे, ये दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश, ये दक्षिणी अक्षांश। क्लियर है ना? ठीक है, अब देखिएगा, यह आड़ी रेखाएं हैं, तो बोलिए हाँ है। ठीक है, समांतर रेखाएं हैं, क्या कोई एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रही है? कोई भी रेखा दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी। क्लियर ना बेटा? कोई भी रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेगी, तो ये समांतर रेखाएं हैं। एक समान लंबाई की, एक नहीं, यह असमान लंबाई की है। असमान लंबाई की है कि नहीं? अच्छा बताइए मेरे को, अब बताइएगा, साधना बताइए, सबसे लंबी कौन सी अक्षांश रेखा? अगर आप पूरे मन से ध्यान देकर बताइए, सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? बीच वाली होगी। 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी होगी कि नहीं? सिंपल, 0 डिग्री अक्षांश रेखा सबसे लंबी होगी, क्योंकि देखिए इसे ही तो सबसे ज्यादा पाथ तय करना होगा ना, इतना सारा घूमेगी ना। अच्छा, जस्ट उसके ऊपर वाला थोड़ा सा छोटी होगी, जस्ट उसके ऊपर वाली थोड़ी सी छोटी होगी, जस्ट उसके ऊपर थोड़ी सी छोटी होगी। अच्छा बताइए, सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? जो या तो उत्तरी ध्रुव में होगी या दक्षिणी ध्रुव होगी। तो क्या मैं यह लाइन कह सकता हूं कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखा की लंबाई घटती है कि बढ़ती है? घटती है। अक्षांश रेखाओं की लंबाई घटती है। मतलब सबसे लंबी अक्षांश रेखा कौन सी होगी? भूमध्य रेखा। अक्षांशों ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई क्या होगी? घटेगी। क्लियर ना? ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में, मतलब सबसे बड़ी अक्षांश क्या हो गई? भूमध्य। सबसे छोटी अक्षांश हो गई 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश या फिर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। ठीक है, इनकी संख्या 180 + 1 समझ में आ गई। 90 ऊपर अक्षांश है, 90 नीचे अक्षांश है, एक 0 डिग्री अक्षांश, 180 + 1 समझ में आ गया। अच्छा, 1-1 डिग्री में होती है सभी देखो 1-1 डिग्री में, ये भी समझ में आ गया। डिग्री कैसे मेजर करते हैं ये भी समझ में आ गया। क्लियर ना? ठीक है, अच्छा ठीक है, एक विषुवत रेखा, चलिए ये यहां पर क्लियर है। ठीक है, सभी देखो समान दूरी पर भी होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है ना,
किसी भी देखो, किसी भी दो अक्षांश रेखाओं की बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। दूरी जो है 111 किलोमीटर। देखो सुनिएगा, सबके बराबर होगा। जैसे दो अक्षांशों की बीच की दूरी यहां से लेकर यहां तक की चाहे निकाल लीजिए, चाहे यहां से लेकर यहां तक निकाल लीजिए, चाहे यहां से लेकर के यहां तक निकाल लीजिए। मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिएगा ध्यान से। किन्हीं दो अक्षांश रेखाओं के बीच, पहली बात तो समांतर है। अच्छा समांतर है तभी तो सबके बीच की दूरी बराबर होगी ना। मान लो दूरी घटेगी बढ़ेगी तो फिर काहे को समांतर। तो किन्हीं भी दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है ना, वो सभी जगह बराबर होगी। कितनी होती है? 111 किलोमीटर। अभी ठीक है, अभी ठीक है। चलिए अब देशांतर में आए। अक्षांश में दिक्कत नहीं जाएगी ना? श्योर ना? ठीक है, देशांतर में आते हैं। इसी में देशांतर करूं? ठीक है, इसी में देशांतर करता हूं बेटा, गौर करिएगा है। अच्छा एक चीज पहले मन में लाइए, अक्षांश रेखाओं का कोण मेजर कहां से किए थे, ये समझ में आया ना आपको? ठीक है, जैसे ऊपर के लिए मेजर करना सिखाया, जैसे नीचे के लिए भी मेजर करना। जैसे मान लीजिए मैं बोल रहा हूं 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कैसे मेजर किए होंगे? 60 दोनों साइड से 60 आए होंगे, बीच वाली से, और ये यहां से लेकर यहां तक ऐसे करके मिलाने वाली रेखा जो रही होगी हमारी, ये 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश हो गई होगी। अभी ठीक है। चलिए अब आते हैं देशांतर में। चलिए ये क्या करती हैं? किसी भी देश की स्थिति बताएंगे, ये तो अपन पहुंचेंगे स्थिति में। जलवायु बताएंगे, जलवायु में भी अपन पहुंचेंगे। ये चीजें अपन को समझ में आ गई। यहां देखिए, अब स्थिति में विस्तार तो किसी देश का बताएगी ही, समय निर्धारण कैसे करेगी यहां भी पहुंचेंगे। लेकिन पहले समझ ले खड़ी रेखाएं हैं। चलिए देखिएगा, खड़ी रेखाएं हैं मतलब यह उत्तरी ध्रुव से चलती हैं, दक्षिणी ध्रुव में खत्म होती हैं। उत्तरी ध्रुव से चलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में खत्म होंगे। उत्तरी ध्रुव से चलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में खत्म होंगे। उत्तरी ध्रुव से चलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में खत्म होंगी। उत्तरी ध्रुव से चलेंगी, दक्षिणी ध्रुव में खत्म होंगी। खड़ी रेखाएं हो गई। ठीक है, समझ में आ रहा है? ऊपर ये चोटी, नीचे ये उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, यहां से चली, क्लियर ना? उत्तरी ध्रुव से चली, दक्षिणी ध्रुव में खत्म। ठीक है, यह प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं। कैसे हो गई प्रतिच्छेदी? एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है। कहां कर रही प्रतिच्छेद? ध्रुवों पर। कहां कर रही हैं? ध्रुवों पर। उत्तरी ध्रुव पे प्रतिच्छेद कर रही हैं क्योंकि वहीं से चली हैं। दक्षिणी ध्रुव में प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहां आकर सारी मिल जाएंगी। ठीक है, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव तक चलती हैं। भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी तथा ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं। भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी, बोलिए हाँ। भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी, ये अधिकतम दूरी, ये भूमध्य रेखा है ना बेटा, सबसे ज्यादा दूरी कहां पर होगी? भूमध्य रेखा पर होगी। होगी कि नहीं? एक रेखा ये है और दूसरी रेखा ये है, तो भले ही नीचे जाकर मिल जाएं, लेकिन सबसे ज्यादा डिस्टेंस जो उन दोनों के बीच में होगी वो कहां पर होगी? बीचों बीच, मतलब भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी होती है। भूमध्य रेखा पर अधिकतम दूरी होती है। देखो इसके बाद दूरी घट रही है, दूरी घट रही है, दूरी घट रही है, मिल गई। दूरी घट रही है, दूरी घट रही है, दूरी घट रही है, दूरी घट रही है, मिल गई। है कि नहीं? समझ में आया आपको? मतलब भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच, फिर से सुनिएगा, दो देशांतर रेखाओं के बीच अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है। अधिकतम दूरी भूमध्य रेखा पर होती है और ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं। ध्रुवों पर प्रतिच्छेद करती हैं। मैक्सिमम डिस्टेंस होती है कहां पर? भूमध्य रेखा पर। क्लियर है? ठीक है, इनकी संख्या 360 है। देखो प्रत्येक 1 डिग्री में एक रेखा खींची हुई है। इनका जो एंगल निकलता है कहां से? उत्तरी ध्रुव से चलता है दक्षिण ध्रुव में। कैसे चलता है देखो। अच्छा देखिए, ये जो आपको दिख रहा है इसे बोलते हैं फ्रंट व्यू। जब किसी भी चीज को आप सामने से देखो, इसे क्या बोलते हैं? फ्रंट व्यू। अगर मैं इसका टॉप व्यू दिखाऊं तो कैसा दिखेगा? टॉप व्यू मतलब ऊपर से देखूं। अगर मान लो आप इस पृथ्वी को ऊपर से देखो तो आपको कैसी दिखेगी? मैं दिखाऊं? ऊपर से अगर देखो तो आप कैसी दिखेगी?
ऐसी दिखेगी, दिखेगी, ये चारों तरफ रेखाएं जा रही होंगी, ये उसका सेंटर होगा। तो मान लो बेटा ये 0 डिग्री रेखा आई, यहां से ये आई 0 डिग्री, ये 0 डिग्री आई, ठीक है। इसके बाद ये 1 डिग्री होगी, तो ये एंगल बनेगा कि नहीं बेटा? बनेगा। ये 2 डिग्री होगी, ये 3 डिग्री होगी, 4 डिग्री होगी, ये 90 डिग्री होगी। इसके जस्ट जो पीछे से जाएगी, अगर कोण तो पढ़े हो ना बेटा, 9वीं 10वीं तो सब पढ़े होगे ना, तो जो इसके जस्ट पीछे से जाएगी वो कितनी डिग्री होगी? 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री होगी। ये होगा ना बेटा 90 डिग्री, होगा ना ये 90 डिग्री, ऐसा होता ना 90 डिग्री। जस्ट इसके 0 डिग्री के जस्ट जो पीछे से जाएगी वो 180 डिग्री होगी। ये 270 डिग्री होगी, फिर 90 बढ़ जाओ, 90 90 90 बढ़ गए और 90 बढ़ जाओ तो ये 360 होगी। तो जो 0 डिग्री होगी वही क्या होगी? 360 डिग्री। जो 0 डिग्री होगी वही क्या होगी? 360 डिग्री। अच्छा, कोण बनाते समय अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, मैं फिर से एक बार याद दिला दूं कि यहां पर देख लीजिए 0 होता था, ये 90 होता था, 90 होता था, ये 180 होता था, सरल कोण बोलते थे, ये 270 होता था, और वापस से यही 360, वही चीज तो बताया बेटा। यहां से लेकर के यहां तक पूरा घूम जाओ तो इतनी, वैसे भी एक राउंड अगर आपको पता हो, अगर मैथ में पढ़े हो, एक पूरा सर्कल 360 डिग्री का होता है, तो ये पूरा सर्कल यहां से लेकर यहां तक घूम जाएगा तो कितना होगा? 360 डिग्री होगा। तो प्रत्येक 1 डिग्री में ऊपर से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर प्रत्येक 1 डिग्री पे रेखाएं खींची हैं, ऐसे मैं आपको समझाया हूं। प्रत्येक 1 डिग्री में रेखाएं खींची हैं, और प्रत्येक 1 डिग्री में इस प्रकार से रेखाएं, अगर टॉप व्यू देखो तो आपको इस प्रकार से दिखेगा। मतलब ये वाली रेखा क्या होगी? अगर 0 डिग्री है तो जस्ट इसी के जो पीछे से गई होगी, जस्ट जो पीछे से गई होगी वो कितनी होगी? 180 डिग्री होगी, 180 डिग्री। तो इस हिसाब से फिर वापस से जो यहां से गई होगी वो 360 डिग्री। अब मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें एक्स्ट्रा क्या चीज बता रहा हूं? 1 डिग्री बराबर कितना है बेटा? 4 मिनट। अच्छा, खुद सोचिए, 1 डिग्री बराबर, मैं फार्मूला आपको दे दिया 4 मिनट। अब जस्ट इमेजिन करिए 1 डिग्री बराबर सर बोल रहे हैं 4 मिनट है, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट है, तो 2 डिग्री बराबर कितना होगा? 8 मिनट होगा। तो 30 डिग्री बराबर कितना होगा? 3 चौक 12, 120 मिनट होगा। 120 मिनट मतलब कि आप 2 घंटा कह सकते हैं, 2 घंटा कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, और 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? 360 डिग्री बराबर कितना हो जाएगा? अच्छा, क्या कर रहे हैं हर बार? गुणा कर रहे हैं ना, 4 का गुणा ही कर रहे हैं ना बेटा, क्योंकि 1 डिग्री बराबर कितना है? 4 मिनट। तो 360 डिग्री बराबर कितना होगा? तो 360 गुणे 4, 1320 मिनट। 1320 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करो, देख लो 300 कितना? पूरा 24 घंटे आना चाहिए ना, 300। हाँ, तो फिर गलत होगा। देखो बेटा 4 से करो ना ऐसे, 1440 मिनट मतलब कितना हो जाएगा बेटा? 24 घंटे। अच्छा, क्या आपको ये पता है कि 24 घंटे में पृथ्वी पूरी एक बार घूम जाती है? दिन और रात मिलाकर 24 घंटे के होते हैं, तो एक पूरा राउंड कितने का हो गया? 24 घंटा। मतलब कि 1 डिग्री में 4 मिनट। अभी क्लियर? 1 डिग्री पृथ्वी घूमी 4 मिनट, 2 डिग्री घूमी 8 मिनट, 3 डिग्री घूमी 15 मिनट, तो 360 डिग्री घूमी तो 24 घंटा। अभी ठीक है? ये और बेहतर समझ में आएगा जब आप भारत में पहुंच जाओगे। अभी आपको अक्षांश और देशांतर समझ में आए? अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं ये समझ में आई, देशांतर रेखाएं कौन सी हैं ये समझ में आई। हमारा चैप्टर का नाम है भारत की अवस्थिति एवं विस्तार। तो भारत की अवस्थिति एवं विस्तार में लिखा हुआ है, काम क्या है? किसी भी देश की अवस्थिति एवं विस्तार बताना, किसी भी देश की अवस्थिति एवं विस्तार बताना। दूसरा काम क्या है? जलवायु निर्धारण। दूसरा काम क्या है? समय निर्धारण। ये चीजें अपन समझेंगे। अभी आप इसे नोट करना चाहे तो कर लें, या फिर रब कर दो, आगे समझाऊं। क्लोज कर दो, तो क्लोज कर दीजिए।